तरीके से अब हम लोग आ गए हैं कंपनीज एक्ट के ऊपर। ये जो कंपनीज एक्ट है ना दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया एक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, कितने मार्क्स का आता है, जल्दी से यहाँ पे फोकस कीजिए। एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है जल्दी से बताइए। 15 से 20 मार्क्स हम लोग बोल देते हैं इसको। कभी कभी 15 और 20 दोनों ही रेंज से हटकर ये 20 से भी ज़्यादा चला जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी की। एप्लीकेबिलिटी क्या है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ मतलब कंपनीज 1956 की बात हो रही है। इंश्योरेंस कंपनी अनलेस इनकंसिस्टेंट, इंश्योरेंस कंपनी अनलेस इनकंसिस्टेंट, कहीं पर भी अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर भी लगता है जब तक इंश्योरेंस की जो स्पेसिफिक लॉज है उससे इनकंसिस्टेंट ना हो जाए। बैंकिंग कंपनी अनलेस इनकंसिस्टेंट, बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या अदर बैंकिंग लॉ से रिलेटेड जब तक इनकंसिस्टेंसी ना आए तब तक कंपनीज एक्ट लग जाता है। कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलेस इनकंसिस्टेंट, जब तक उनकी स्पेसिफिक लॉ से इनकंसिस्टेंट नहीं होता तब तक लग जाता है। एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई भी स्पेशल एक्ट की कोई भी कंपनी है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगता है। एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट्स, अभी आगे जाते हैं पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ अ कंपनी की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ अ कंपनी में बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, कॉमन सील होती है। इसमें ना ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है क्योंकि हम लोग ये बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, फिर भी एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? लीगली सेपरेबल फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी अनलेस इट इज वाउंड अप, यानी कि कुछ भी मेंबर्स चेंज होते रहे कंपनी चलती चली जाएगी। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि डेथ हो जाए इंसॉल्वेंसी हो जाए मेंबर्स की, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चली जाएगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ अ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। लिमिटेड बाय लाइबिलिटी भी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, वहां पर हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर आते हैं a company is an artificial person as it is created by a process other than natural birth, registration incorporation होता है ना पूरा। कॉमन सील की बात करते हैं, as the company is an artificial person it act only through some human agency, यानी कि डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के और वही कॉमन सील भी होती है। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, जो ब्लू स्टैम्प आप लोग ने देखा होगा ना उसको सील बोलते हैं। द कंपनी सील इज यूज्ड बाय अ कॉर्पोरेशन एज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कि हाँ ये इस कंपनी ने अप्रूव किया हुआ है ट्रांजेक्शन। कॉर्पोरेट व्हील की बात करते हैं। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्दा जैसा मान सकते हो जो कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग रखता है। बट कई बार ये जो कॉर्पोरेट व्हील होती है ना, इसको अपलिफ्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शंस एंड शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। ये तीन होते हैं कॉर्पोरेट व्हील को एक्सप्लेन करने के पॉइंट्स। हाउएवर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील्स का मतलब होता है व्हेन we look behind the company as a legal person and disregarding the corporate identity and paying regard instead to the realities behind the legal facet। ठीक है। यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील विल बी लिफ्टेड, कब कब कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो निमोनिक है वो है टेस्ली। टेस्ली, टेस्ली का मतलब क्या है? टेस्ली का मतलब क्या है यहाँ पर? तो ट्रेडिंग विद एनिमी, ट्रेडिंग विद एनिमी। ठीक है। इसके बाद ई का फुल फॉर्म क्या था? ई का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, इवेजन ऑफ टैक्स, इवेजन ऑफ टैक्स। इसके बाद एस का फुल फॉर्म क्या है? सब्सिडीज टू एक्ट एज एजेंट। एल का फुल फॉर्म क्या है? टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। एंड आई का फुल फॉर्म क्या है? इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहे हो तो आपकी कॉर्पोरेट व्हील अपलिफ्ट करवाई जा सकती है। जहां पर कॉर्पोरेट एंटिटी को यूज कर रहे हो आप टैक्स बचाने के लिए, वहां पर करवाई जा सकती है। जहां पर आपको लगता है कि कंपनी को सिर्फ सब्सिडरी बनाकर काम करवाया जा रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा इनलीगल काम हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का सिर्फ एजेंट बनाकर सब्सिडरी को काम करवाया जा रहा है, वहां पर हटा दिया जाएगा। लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए अगर लग रहा है तो वो आप करवा सकते हो कि आपको कॉर्पोरेट व्हील अपलिफ्ट करनी पड़ेगी। और फाइनली अगर इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस के लिए आपने दूसरी कंपनी बनाई हुई है तो फिर वहां पर भी अपलिफ्ट हो जाएगा और वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी और उसके मेंबर्स को एक मान लिया जाएगा, अलग अलग नहीं दर्जा दिया जाएगा। हो सकता है ना कभी किसी को कोई क्राइम करना हो वो खुद ना करके कंपनी से करवा रहा हो और यही सोच कर करवा रहा हो कि यार होता ना जब पकड़ी जाएगी तो कंपनी पकड़ी जाएगी, मैं थोड़ी पकड़ा जाऊंगा। बट यहाँ पर दोनों को सेम मान लिया जाएगा। क्लासेस ऑफ कंपनीज की बात करते हैं, क्या क्या होता है क्लासेस ऑफ कंपनीज? तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है और अनलिमिटेड कंपनी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे लायबिलिटी होती है अनपेड अमाउंट तक की, एमओए में जो अनपेड अमाउंट होता है वहां तक की।
शेयर होल्डर इज को ओनर ऑफ द कंपनी, नॉट कंपनीज एसेट, यानी कि वो कंपनी के का ओनर होता है, कंपनी के एसेट्स का नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कंपनी का कोई एसेट है वो जाके पार्शियली 1% का ओनर है तो 1% यूज कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कंपनी की गाड़ियां, कंपनी का ऑफिस यूज नहीं कर सकते। अमाउंट में बी कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, कभी भी बुलवाया जा सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ठीक है। बात करते हैं लिमिटेड बाय गारंटी की, तो यहाँ पर एमओए में जो अमाउंट रहता है वहां पे जो अमाउंट लेगा फिक्स्ड अमाउंट, वहां तक की लाइबिलिटी जो होती है वो बुलवाई जा सकती है कभी भी। अमाउंट में बी कॉल्ड अपॉन ओनली ऑन वाइंडिंग अप, यानी कि ये जो अमाउंट होता है ये वाइंडिंग अप पे बुलवाया जाएगा, उसके पहले नहीं बुलवाया जा सकता। क्या डिफरेंशियल पॉइंट है? यस, बहुत तगड़ा डिफरेंशियल पॉइंट है। अनलिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स होता है, हाउएवर दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। यहाँ पर लाइबिलिटी सीजेस ऑन व्हेन ही सीजेस टू बी मेंबर, जो भी मेंबर खत्म हो गया, मतलब बाहर आ गया कंपनी से, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न एंड लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड ऑन वाइंडिंग अप, यानी कि जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, चल रही है, तब तक लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उसके बाद जैसी कंपनी वाइंड अप हुई लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। मेंबर्स कैन क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स एज वेल। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स की, तो यहाँ पर आता है 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है। तो 1% कंपनी में क्या क्या पॉइंट है थोड़ा सा आप लोग बताना चाहोगे? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके। चलिए, तो इनकॉर्पोरेट बाय सिंगल पर्सन, ओनली 1% एज अ मेंबर, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, एमओए शैल इंडिकेट नेम ऑफ अदर पर्सन हु शैल बिकम मेंबर इन द इवेंट ऑफ डेथ, यानी कि नॉमिनी असाइन करना पड़ेगा। अदर पर्सन शैल गिव प्रायर रिटन कंसेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी। अदर पर्सन हैज राइट टू विड्रॉ द कंसेंट, कभी वो चाहे तो बाहर आ सकता है कि मुझे नॉमिनी नहीं रहना। मेंबर में चेंज अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू कंपनी एंड रजिस्ट्रार, वो नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। सच चेंज इन नेम इज नॉट डीम्ड टू बी एन आर्बिट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम, सच चेंज इन नेम इज नॉट डीम्ड टू बी एन ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम, यानी कि ये तो सिर्फ नॉमिनी चेंज किया, इसमें मेमोरेंडम एमओए को चेंज नहीं माना जाएगा। ओनली अ नेचुरल पर्सन who is resident of India for more than 120 days during immediately preceding financial year can incorporate OPC and can only become nominee, यानी कि 120 दिन से ज़्यादा आपको रहना पड़ेगा, तो फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो कि हम OPC बनाएंगे या फिर किसी OPC के मेंबर बनेंगे या नॉमिनी बनेंगे। चलिए, इनकॉर्पोरेशन और बिकमिंग नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 OPC इज नॉट अलाउड, यानी कि आप एक से ज़्यादा OPC भी नहीं बना सकते, एक से ज़्यादा आप नॉमिनी भी नहीं बन सकते। माइनर कैन नॉट बिकम मेंबर, नॉमिनी और होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर बेनिफिशियल इंटरेस्ट तक अलाउड नहीं है, पार्टनरशिप में बेनिफिशियल इंटरेस्ट अलाउड है माइनर को, यहाँ पे नहीं है। बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, आगे तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। फिर आते हैं कन्वर्जन टू सेक्शन 8 कंपनी नॉट अलाउड, सेक्शन 8 कंपनी में आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते इसको। कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टेन केसेज, यानी कि प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, सर्टेन केसेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आके प्राइवेट कंपनी की, तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया और पब्लिक कंपनी को बोला गया विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होती है, इसमें नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल और कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, ओपीसी में 1 होते हैं, अलग से लिखना पड़ेगा, यस हमेशा लिखना पड़ेगा मिनिमम नंबर्स 2, बट ओपीसी में 1 होता है, पूरा लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो 200 होते हैं, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड अर्स्टवाइल एम्प्लॉइज कम मेंबर्स। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब आप कर सकते हो बट कुछ ही कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आप कर सकते हो, ऐसे ओपनली नहीं कर सकते जैसे अपन लिस्टेड कंपनी में ट्रेड करते हैं। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कि आप सिक्योरिटीज के लिए इन्विटेशन नहीं बुलवा सकते कि आप आए और हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, जैसा आईपीओ में होता है वैसा आप नहीं कर सकते हो। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, इज इट ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी? येस, इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, येस हाउएवर कैन लेटर बी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी, मतलब ओपीसी में भी ऐसा लिखा जाता है। श्री सुप्रीत अग्रवाल ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ओपीसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, बाद में इसको चाहो तो पब्लिक में कन्वर्ट करवा सकते हो। बात करते हैं पब्लिक की, तो इट इज नॉट अ पब्लिक विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ पब्लिक कंपनी। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होते हैं इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नो लिमिट, अपन कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। सब्सिडी ऑफ अ कंपनी सब्सिडी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है, ये कंपनी बी कंपनी की सब्सिडरी है, ये कंपनी ए पब्लिक है, तो कंपनी बी को भी पब्लिक माना जाएगा फॉर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ओवरऑल नहीं माना जाएगा, रियल लाइफ में ऐसे पूरा नहीं माना जाएगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ दिस एक्ट, जहां पे भी प्रोविजन में पब्लिक कंपनी के ऊपर कोई भी लॉ लगेगा वो कंपनी बी के ऊपर भी लगेगा जो कि सब्सिडरी है। वाई? ताकि कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी बनाकर कोई ऐसे काम ना करे जो कि वो पब्लिक कंपनी होते हुए नहीं कर सकती थी। ठीक है,
अब बात करते हैं स्मॉल कंपनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येस 3 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल कंपनी का। तो स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल होती है नॉट मोर देन 4 करोड़ और टर्नओवर जो होता है नॉट मोर देन 40 करोड़। इट शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडी ऑफ अ कंपनी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर एक चीज बस है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो पिछले साल की है इस साल की, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट टर्नओवर में लिखा हुआ है कि टर्नओवर हमें पिछले साल का देखना है, पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। तो पेड अप शेयर कैपिटल आप कब की देखोगे एज पर इंटरप्रिटेशन, अभी की देखोगे, टर्नओवर आप पुराना देखोगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यहाँ पर होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी है, 50% से ज्यादा अगर है, 50% से ज्यादा अगर है तो फिर क्या बोला जाता है कि सब्सिडरी कंपनी हो आप उसकी, और जो होल्ड करती है वो होल्डिंग कंपनी है। 50.10% है, यस, मोर देन 50% होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, मोर देन 50% होना चाहिए, मोर देन 1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो सब्सिडी कंपनी कैसे डिफाइन की जाती है, या तो वे कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ध्यान रखोगे इस चीज को, ऑफ द वोटिंग पावर, ठीक है, डन। एसोसिएट कंपनी की बात करते हैं, इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब ये जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कैसे डिटरमिन किया जाता है, 20% से लेके 50% तक का। फर्स्ट वाले में, सब्सिडी वाले में एक वर्ड होता है कंट्रोल, यहाँ पर होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आने की क्या तरीका है कि आपके पास 20 से 50% बोथ इंक्लूसिव, एग्जैक्ट 20 होगा तो 20 एसोसिएट, एग्जैक्ट 50 होगा तो भी एसोसिएट। ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, यानी कि एसोसिएट में जॉइंट वेंचर कंपनी भी आ सकती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आज के दिन में कोई कंपनी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, क्या उसको लिस्टेड माना जाएगा? लिस्टेड माना जाएगा? नहीं, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड दो ही है, एनएसई एंड बीएसई इंडिया में। अनलिस्टेड की बात करें, मीन्स कंपनी अदर देन द लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड के अंदर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, सम कंपनीज माइट नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड इवन व्हेन देयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन कंसल्टेशन विद सेबी। यानी कि सेबी ने अगर बोल दिया तो कुछ कंपनीज इवन आफ्टर देयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, उनको फिर भी लिस्टेड कंपनीज नहीं माना जाएगा। हो सकता है ना कुछ कंपनी लिस्टेड हो बट उसमें ट्रेडिंग ही नहीं होती है तो उसको बाहर कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा? सेबी। अदर कंपनीज की बात करते हैं, अदर कंपनीज में कौन कौन आती है? गवर्नमेंट कंपनी आती है, फॉरेन कंपनी आती है, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट आती है, डोमेन कंपनी आती है, निधि कंपनी आती है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है और इनएक्टिव कंपनी आती है, ठीक है। डोमेंट और इनएक्टिव एक साथ लिखा होगा, गुड वन, यहाँ पे चार्ट में नहीं लिखा है बट अलग से होगा। गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो नॉट लेस देन 51%, नॉट लेस देन 51% यानी कि 50.10 का वर्ड है, नहीं, नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि या तो फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हो उसमें, या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक या ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स का हो, या 2-3 स्टेट गवर्नमेंट्स का हो तो भी चल जाएगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो भी चल जाएगा। यानी कि किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का 51% अगर टोटल में है तो उसको बोल दिया जाएगा कि वो गवर्नमेंट कंपनी है। 50.5% नहीं, 51%। होल्डिंग में क्या था? 50, मोर देन 50, जैसे ही 50.10 गया होल्डिंग बन जाता है, ठीक है। अच्छा, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वुड बी कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, यस, जैसा पब्लिक में होता है वैसे ही गवर्नमेंट में भी होता है। फॉरेन कंपनी की बात करते हैं, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर थ्रू इटसेल्फ और इलेक्ट्रॉनिकली और एनीथिंग और कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। यहाँ पे और कंडीशन है कि एंड है और कंडीशन है, यानी कि दोनों में से कुछ भी, या तो फिर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या फिर आप बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करते हो इवन विदाउट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दोनों ही केसेस में आप फॉरेन कंपनी मान लिया जाओगे। कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जिसको सेक्शन 8 कंपनी भी बोला जाता है। फाउंडेशन कंपनी जो होती है ना चैरिटेबल वाली, आपने सुना होगा CSR वाली, वो फॉर्म्ड फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स। याद रखना जरूरी है, यस। क्यों जरूरी है हम बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके अलावा किसी भी तरह से कोई भी कंपनी बनी है तो वो सेक्शन 8 नहीं कहलाएगी। हम ये नहीं बोले चैरिटेबल कंपनी नहीं है, होगी बट सेक्शन 8 के अंदर नहीं आएगी वो कवर करने, इसलिए सेक्शन 8 के अंदर यही होना चाहिए। चलो अभी ध्यान से समझना, नो मिनिमम शेयर कैपिटल होना चाहिए, यूजेस प्रॉफिट्स फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव्स ओनली, जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो अपने ही ऑब्जेक्टिव्स में प्लग बैक करने हैं। डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, कर ही नहीं सकती या करती नहीं है, कर ही नहीं सकती है। स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का। नीड नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स नेम एंड ड्रॉप अ मोर सुटेबल नेम सच एज क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा। लाइसेंस रिवोर्ड इफ कंडीशंस आर कॉन्ट्रावीन्ड। ऑन रेवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू क्या क्या बोल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे ही ये कंपनी बंद होने पर आई गवर्नमेंट क्या क्या बोल सकती है कि कन्वर्ट, अपना नाम और स्टेटस कन्वर्ट कर लो, ठीक है, वाइंड अप, मर जाओ, या फिर अमलगमेट विद अनदर कंपनी, किसी से आप जाकर जुड़ जाओ, ठीक है। ये ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है, बदल जाओ, मर जाओ या जुड़ जाओ, ध्यान रखोगे। ये तीनों चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेंगी। कब कब ये ऑन रेवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है। किसको बोल सकती है? किसको बोल सकती है? कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को बोल सकती है। यानी कि या तो फिर बदल जाओ या मर जाओ या फिर जुड़ जाओ, अमलगमेट।
ठीक है। नोटिस ऑफ एजीएम यहाँ पे 14 दिन लगते हैं, 21 दिन का टाइम नहीं लगता नॉर्मल कंपनी की तरह। नो मिनिमम डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नो एनआरसी एंड एसआरसी। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। पार्टनरशिप फर्म जाके सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है, यस, स्टार मार्क करो। पेनल्टी, कंपनी में 10 लाख रुपए एक्सटेंडेबल अप टू 1 करोड़, डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर के ऊपर 25,000 अप टू 25 lakhs। ठीक है। डोरमेंट एंड इनएक्टिव कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बोला होता है एक है जो पास्ट में रहती है, एक है जो फ्यूचर में रहती है। डोरमेंट कंपनी कौन सी वाली है? डोरमेंट कंपनी है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बना के रखी हुई है अभी से। अब सोचो ना, हमें अभी अगर कुछ लॉन्च करना है और हमने उसके लिए कोई कंपनी बना के रख दी, 2 साल तक कोई प्लान नहीं किया उसके लिए, तो वो है डोरमेंट कंपनी। पास्ट 2 साल से किसी कंपनी को बना के रखा, उसके लिए कोई काम नहीं किया, वो कौन सी कंपनी है? इनएक्टिव कंपनी। नॉट बीइंग कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, दोनों में नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या? नीचे दिया हुआ है, यानी कि वो उठती है और सिर्फ अपनी पेमेंट ऑफ फीस करती टू द रजिस्ट्रार, सिर्फ रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो पेमेंट लगती है, थोड़ा बहुत एनुअल रिपोर्ट ऑडिट करवा लिया वो करती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, थोड़े बहुत शेयर्स दे देती है, जैसे होता है ना मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए तो 2 लोगों को शेयर्स दे दिए। एंड पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि सिर्फ ऑफिस और रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस बना रहे वो पेमेंट करती है। इन शॉर्ट कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करती है। क्या क्या करती है? अपना रजिस्ट्रेशन फीस दे दिया, अकाउंट्स एंड ऑडिट करवा दिया, कंप्लायंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कर दिया, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है। डॉर्मेंट क्या कर सकती है? अपना स्टेटस डॉर्मेंट करवा सकती है कि मैंने अभी जन्म ले लिया, फ्यूचर में मैं काम करने वाला हूं, तो उसके लिए वो अपना स्टेटस ले सकती है, ये डॉर्मेंट है। इनएक्टिव कंपनी क्या कर सकती है? अगर इसमें 2 साल तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया, इसको वैसे ही इनएक्टिव कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं निधि कंपनी की। निधि कंपनी क्या है? क्या किसी लड़की का नाम है सर निधि? बिल्कुल भी नहीं। निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स की हेल्प करना। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर निधि कंपनी क्रिएटेड मेनली फॉर कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग इट्स मेंबर्स। ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है? फॉलोइंग आर पीएफआईस, LIC, IDFC स्पेसिफाइड इन UTI, notified by government in consultation with RBI. No institution shall be so notified unless it has been established or constituted by or under any central or state act other than this act or the प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि अगर वो कब तक नोटिफाई नहीं हो सकती कोई भी कंपनी प्रीवियस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब तक वो कंपनीज एक्ट के अंदर ना बनी हो या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर ना बनी हो। और नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, सेम वो गवर्नमेंट कंपनी वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट। अब सबसे पहले हमें ये बताइए 1, चलो अभी आओ यहाँ पर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या क्या है? मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले प्रोमोटर की बात करते हैं। प्रोमोटर कौन होता है? पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रॉस्पेक्टस, जिसको बोल दिया प्रोमोटर वो प्रोमोटर। हु हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो प्रोमोटर। और अकॉर्डिंग टू हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन द बीओडी इज अकस्टम्ड टू एड, यानी कि भले ही वो कुछ नहीं करता बट उसके हिसाब से बीओडी चलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलते हैं, वो भी प्रोमोटर। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करें तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? पहले एमओए एंड एओए साइन बाय ऑल सब्सक्राइबर्स टू द एमओए। डिक्लेरेशन लगता है। डिक्लेरेशन कौन साइन करता है? डिक्लेरेशन साइन करता है CA, CS, CMA, एडवोकेट इन प्रैक्टिस। और इसमें होता है पर्सन्स नेम्ड इन आर्टिकल्स, वो लोग भी साइन करते हैं, दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट हैव बीन फुलफिल्ड। फिर बात करते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर टू एमओए एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर से क्या क्या लगता है, ईच सब्सक्राइबर और डायरेक्टर से क्या क्या लगता है जो पहले वाले हैं उनसे, कि दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कौन से ऑफेंसेस? कोई भी नहीं, ये 3-4 ऑफेंसेस। पहला, प्रोमोशन ऑफ द कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी से, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से रिलेटेड उनके कोई ऑफेंसेस नहीं है, वो कन्विक्ट नहीं हुए। ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी of any fraud or misfeasance or breach of duty due to any company under this act or any previous law under the ड्यूटी द 5 years, मतलब लास्ट 5 years में उनको कहीं पर भी ऐसा फ्रॉड मिसफिजेंस के लिए गिल्टी नहीं पाया गया। डेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ। करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ता है, यस। कब तक? जब तक ऑफिस रजिस्टर्ड ना हो जाए तब तक, उसके बाद फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आ जाता है। पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द एमओए, मतलब एमओए में जो जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के पर्टिकुलर यानी कि नाम, डिटेल, नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, आईडी प्रूफ्स एक्सेट्रा। पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द सब्सक्राइबर्स टू द एमओए, मतलब जिसको आर्टिकल में आपने सब्सक्राइबर टू द एमओए बोला उनका भी, एमओए वाले भी, एओए वाले भी। पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स, मतलब जो फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एमओए और एओए में लिखे गए ना, उनके क्या इंटरेस्ट है कंपनी में, कितना % शेयर होल्डिंग है, क्या शेयर्स ऑफ नंबर है, क्या पावर्स है, वो सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। फिर इसके बाद क्या होता है? इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाता है ऑन रजिस्ट्रेशन। अलॉटमेंट ऑफ CIN मिलता है। CIN बोले तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्लीज अपने नोट्स पर जल्दी जल्दी देखते जाइएगा। Company shall maintain and preserve at its registered office copies of all documents and information as originally filed with until dissolution, यानी कि जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे ना, ये अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में उन लोगों को रखना पड़ता है। कब तक? जब तक डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी नहीं हो जाता, बाइंडिंग ऑफ कंपनी नहीं हो जाता।
If any person furnishes false or incorrect information or suppression of material fact at the time of incorporation, he shall be liable for action for fraud under section 447. 447 penal provision है, अगर किसी ने भी कुछ भी फ्रॉड किया, गड़बड़ की इस चीज के बीच में, तो उसको सेक्शन 447 के अंदर सजा दी जाएगी. Company already incorporated by furnishing any false or incorrect information or any material or by suppressing any material fact, the directors and the first directors and person making declaration under this section shall be liable for fraud under 447. यानी कि नई कंपनी में तो करेंगे ही, बट पुरानी कंपनी का पता चला कि किसी ने ऐसा किया था, तो उसको भी 447 के अंदर जाके सजा सुना दी जाएगी. ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल की बात करते हैं. वेयर अ कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, द ट्रिब्यूनल मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बीइंग सेटिस्फाइड pass such orders as it may think fit for regulation or management of the company, including changes in the MOA and AOA in public interest or in the interest of the company and its members and creditors. यानी कि जैसे उसको पता चला कि कुछ फ्रॉडलेंट हुआ है, MOA AOA में ट्रिब्यूनल जो है वो जाकर चेंज करवा सकती है. ट्रिब्यूनल मतलब क्या? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. फिर बात करते हैं डायरेक्ट डेट लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड, यानी कि वो चाहे तो कंपनी के सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड करवा सकते हैं अगर उसको पता चला कोई भी फ्रॉड हुआ था. तो डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, नाम निकलवा सकती है. करना ही है क्या? नहीं, हो सकती है अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तो. पास एन ऑर्डर फ्रॉम द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी को मार डालो, खत्म करो सीधा, या फिर पास सच अदर ऑर्डर एज इट मे डीम फिट. फिर आते हैं प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग सच ऑर्डर द कंपनी को क्या मिलना चाहिए? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि सुनने की, उसको अपना बात रखने की, अपना पक्ष रखने की एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. फिर आते हैं द ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी बिफोर अनाउंसिंग एनी सच पनिशमेंट, यानी कि उनको देखना चाहिए किस लेवल का फ्रॉड किया, किस लेवल का जो है वो अनट्रू इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की हुई है. अगर बहुत क्रिटिकल है तो फिर कंपनी को वाइंड अप भी किया जा सकता है, अदरवाइज फाइन देकर छोड़ा जा सकता है. अब आते हैं इफ MOA एंड AOA आर रजिस्टर्ड इट शैल बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स देयरऑफ टू द सेम एक्सटेंट एज इफ दे रिस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड अप बाय द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स मेंबर्स. मतलब अगर वो रजिस्टर्ड हो चुके कोई भी MOA AOA तो उसको माना जाएगा कि उसी लेवल पे बाइंडिंग है जैसे सारे मेंबर्स ने सब्सक्राइब किया होगा. नहीं भी किया किसी ने गलती से तो भी मान लिया जाएगा कि उसने सब्सक्राइब किया होगा, तभी तो रजिस्टर्ड हुए हैं ना. इसके बाद ऑल मनीज पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी, यानी कि किसी को भी अगर कंपनी को पैसा देना है तो कंपनी पता कैसे रिकवर करेगी? जैसे डेट रिकवर करती है. सोचो ना, आपने बोल दिया कि मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदूंगा और जिस दिन खरीद नहीं पा रही आपने मना कर दिया, तो वो पैसा पता कैसे रिकवर किया जाएगा? जैसे डेट रिकवरी की जाती है ना, कानून में जाकर, लॉ में जाकर, कोर्ट में जाकर, वैसे ही रिकवर किया जाएगा आपसे वो पैसा. अब आते क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में कौन कौन सी कैपिटल होती है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप. ये ध्यान रखना. ऑथराइज मतलब मैक्सिमम नंबर, इशूड मतलब कितनी कंपनी ने इशू की है, सब्सक्राइब मतलब कितनी लोगों ने सब्सक्राइब की है, कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा बुलवाया गया है, और पेड अप मतलब कितना पैसा एक्चुअली दिया गया है. बहुत ही बढ़िया. शेयर्स एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं. कौन कौन से तरह के शेयर्स होते हैं? 2 तरह की शेयर कैपिटल होती है. इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है. इक्विटी शेयर कैपिटल होती है जहां पे वोटिंग राइट्स होते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं एज टू डिविडेंड और वोटिंग, यानी कि 2 शेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक में 1 वोटिंग है, एक में 1.5 या 2 वोटिंग भी है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं. इनको 2 प्रेफरेंसेस मिलती है. पहला, जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो इनको पहले दिया जाएगा, फिक्स रेट या फिक्स अमाउंट पे दिया जाएगा. इसके बाद इनको मिलता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. अगर कल को कंपनी वाइंड अप होती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले इनका पैसा दिया जाता है. कितना पैसा? जितना भी पेड अप था इनका पहले पैसा लौटाया जाता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं. जल्दी से कीवर्ड सुनिएगा. डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी. फिर से रिपीट करते हैं. डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी. फिर आते हैं सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रजिस्टरिंग MOA. So contains the object for which the company is formed, identifies possible scope of its operation beyond which its actions cannot go, and enables shareholders, creditors and all those who deal with company to know what its powers are and what activities it can engage in. MOA is a public document and hence every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of condition and कंडीशंस कंटेन देयर इन. कंटेंट्स ऑफ MOA. किसी से भी मिलने जाते हो क्या क्या पूछोगे उससे? जो भी चीजें पूछोगे वही हमारे यहाँ के कंटेंट्स ऑफ MOA थे. कौन कौन सा? नेम क्लॉज. एक सेकंड, क्या क्या पूछोगे? उसका नाम पूछोगे, यानी कि नाम मतलब नेम क्लॉज. क्या पूछोगे? उसकी पूंजी कितनी? अरे सीधा पूंजी पे नहीं जाते भाई. नेम क्लॉज, कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, रहता है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. इसके बाद उसकी पूंजी कितनी है डायरेक्टली पूछने लगोगे? बिल्कुल नहीं. और क्या पूछोगे? ऑब्जेक्ट, जीवन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज. चौथा लाइबिलिटी क्लॉज, किसके पास कितनी लाइबिलिटी है. बट लाइबिलिटी के साथ सोचो ना, 100 करोड़ की लाइबिलिटी, आप डर गए. बाद में हमने पूछा कैपिटल क्लॉज, आपके पास पूंजी कितनी है? उसने बोला 500 करोड़ की लाइबिलिटी. अरे 500 करोड़ की लाइबिलिटी नहीं, 100 करोड़ की लाइबिलिटी, 500 करोड़ के एसेट. तो आप लोग खुश हो गए कि यार इसके पास तो पूंजी 400 करोड़ ज्यादा है, तो वो हो गया उसका कैपिटल क्लॉज. और छठवा
क्या जानोगे? एसोसिएशन, कहां पर उसके एसोसिएशन रहे हैं। बट ये एक्सप्लेनेशन में ध्यान न देके इन पॉइंट्स को याद रखने की ट्रिक थी। इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग दिए हुए हैं। नेम क्लॉज में आप क्या जानोगे? कंपनी क्या आएगी, पब्लिक लिमिटेड कब लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड कब लगेगा, ओपीसी कब लगेगा, सेक्शन 8 कंपनी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सारी चीजें। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या है कि कहां पर वो रजिस्टर्ड है, किस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है। ऑब्जेक्ट मतलब किस पर्पज से उस कंपनी को बनाया गया है। लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या है। कैपिटल क्लॉज की बात करें तो उसकी अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितनी है। और एसोसिएशन क्लॉज का मतलब ये है कि सारे लोग आपस में एसोसिएट कर रहे हैं, विलिंगली कर रहे हैं, अपनी फ्री कंसेंट के साथ करने कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे कुछ बादल बने हुए हैं दो। एमओए मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली एंड साइंड बाय एटलीस्ट 7 पर्सन्स, 2 इफ प्राइवेट एंड 1 इफ ओपीसी, यानी कि पब्लिक में 7 लोगों को साइन करना पड़ता है, प्राइवेट में 2 लोगों को और ओपीसी में 1 को। इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस हु विल अटेस्ट द सिग्नेचर, एक विटनेस भी होना चाहिए। कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू एमओए, यस कंपनी ना किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, अपने एजेंट के थ्रू एमओए में साइन करवा सकती है। माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी टू एमओए एज इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट छोटा बच्चा है ना, इसको थोड़ी अभी कंपनी में जोड़ लेंगे। गार्जियन ऑफ अ माइनर वुड बी डीम्ड टू हैव सब्सक्राइब्ड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, अगर किसी माइनर के गार्जियन ने साइन किया हुआ है ये बोलकर कि माइनर के बिहाफ में किया तो नहीं माना जाएगा, उसने खुद ही अपने बिहाफ में किया ऐसा माना जाएगा। समझ में आया? से हमारे यहाँ एक बच्चा बैठा है वो जो माइनर है। अब ये जो बच्चा माइनर है ना, इस केस में ये ध्यान रखना कि अगर इनके पेरेंट्स ने साइन कर भी दिया तो माना जाएगा, पेरेंट्स ने साइन किया, इन्होंने साइन नहीं किया, इनके बिहाफ में साइन नहीं हुआ है। डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, कौन कौन सी अपने हमारे सिलेबस में? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। एक बार शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब एक्ट बियॉन्ड द पावर, अगर किसी ने भी अपने पावर से बियॉन्ड जाकर एक्ट किया तो उसको अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। अगर वो एक्ट में अलग अलग कंडीशन दी हुई कि कब वो कैसा अल्ट्रा वायरस बना जाएगा, बट एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, वो पहले रिवाइज कर लेते हैं। अल्ट्रा वायरस कंपनी है बट अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स नहीं है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स है बट अल्ट्रा वायरस कंपनी है तो फिर वहां पर रेटिफिकेशन हो सकता है, ऐसे करके हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, पर देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑफ ऑल द पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एमओए एओए में जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में पब्लिक इज प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज। से कोई भी कंपनी द लैंड ऑफ लॉरेंस का डील कर रही है तो उसको पता होना चाहिए, कोई भी इंसान द लैंड ऑफ लॉरेंस का डील कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए द लैंड ऑफ लॉरेंस का एमओए एओए क्या कहते हैं, अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, प्रिज्यूम कर सकते हैं हम कि उनको पता होगा। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है लोगों को कि अगर किसी भी वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इंटरनल अफेयर्स की वजह से कुछ भी गड़बड़ हुआ, पब्लिक इज नॉट प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर ऊपर से एमओए के हिसाब से काम सही हो रहा है तो इंटरनल अफेयर्स की वजह से कुछ भी गड़बड़ हुआ, कंपनी विल बी लायबल, कंपनी विल नॉट बी लायबल, विल बी लायबल। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं, जल्दी से देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। एओए एंड में जाकर देख लेंगे जो एक बीच में टॉपिक आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की बात करते हैं। अल्ट्रा मींस बियॉन्ड, वायरस मींस पावर्स, एनी एक्ट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए is ultra virus the company and null and void. Ultra virus act cannot be ratified even by unanimous consent of all the shareholders. If any act is ultra virus the directors but not ultra virus the company, shareholder may ratify it. As ultra virus the AOA can be ratified by altering AOA, and ultra virus contract can never be made binding on the company. It can become ultra virus by reasons of estoppel, acquisitions or lapse of time, delay or ratification. Disadvantages of this doctrine: it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पर। एमओए एंड एओए आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड ओपन फॉर ऑल, open and accessible to all. Any person dealing with the company is presumed to have read MOA, AOA, other public documents, irrespective of whether he actually reads it or not. He is presumed not only to have read the document but also have proper understanding of their meaning. Doctrine of indoor management, exception to doctrine of constructive notice माना जाता है इसको, because it protects outsiders against company if they acted in good faith, यानी कि उन्होंने good faith में एक्ट किया, मतलब मान लिया जाएगा कि कंपनी की गलती थी। Presumed to have knowledge of documents as per constructive notice but they need not inquire into the regularity of internal proceedings as per MOA and AOA, मतलब इंटरनली कुछ भी गड़बड़ हुआ तो जो भी डील कर रहा है उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। इसके एक्सेप्शन से जब उसकी भी गलती मानी जाएगी, जिसको इंटरनल मैनेजमेंट की वजह से भी गड़बड़ हुआ तो भी इसकी गलती मानी जाएगी। कब? जब उसको एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव नॉलेज था, यानी कि इसको पता था कि कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर ये पता कर सकता था। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, इसको पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर फोर्जरी, यहाँ पे फॉल्स सिग्नेचर हुए हैं, वहाँ पे मान लिया जाएगा कि इसकी भी गलती है। अब एओए की बात करते हैं। एओ की बात करते हैं। एओए रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉस ऑफ अ कंपनी है। फॉर्म एंड मैनर इन विच बिजनेस हैज टू बी कैरिड ऑन, वो है यहाँ पर। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी यहाँ पर डिफाइन की गई है। रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंड क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी है। इंक्लूजन्स ऑफ एओए की बात करें तो रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट, additional matters as may be prescribed necessary for its management है। may contain provision for entrenchment to protect something से alteration
only by special resolution. A company may adopt all or any of the regulations contained in the model articles. MOA और AOA में फर्क क्या है? MOA डिफाइंस ऑब्जेक्टिव्स वेयर एज AOA लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, मतलब MOA मोर ऑफ पब्लिक नॉलेज की तरफ से, AOA मोर ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट की तरफ से. MOA डिफाइंस कंपनीज रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड वेयर एज AOA डिफाइंस रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स members. MOA can only be altered as per act, but AOA can be altered simply by passing a special resolution. Any act ultra virus MOA is void, but any act ultra virus AOA can be ratified by a special resolution. I hope इससे आपका जो कंपनीज एक्ट है वो बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गया है. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे आप लोग हो चाहे आप लोग हो, ये ध्यान रखिएगा इस एक्ट को ना बार बार रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. एग्जाम के पहले आप लोग इस वीडियो को फटाफट, इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत जल्दी रिकॉर्ड किया हुआ है. आप लोग इस वीडियो को अगर आराम से 2 से 3 बार देख लोगे ना, चलते फिरते भी देख लोगे, आधे घंटे का वीडियो रहेगा, बहुत आराम से आप लोगों का कंपनी से एक अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा. एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का आता है, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाता है. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को भी और आप लोगों को भी.